उम्मीद करता हूँ मैं खैरियत से होंगे। अ, कल के लेक्चर में से अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, इंशाल्लाह फिर हम अपनी ना क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं है? अमतुल, फातिमा, वरीशा, शहीरा। चलें। आज हमारी इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट हम सीरीज़ शुरू करेंगे। वो अच्छी होगी, आप लोगों के साथ वो भी अच्छी रहेगी। मैंने पोल क्रिएट कर दी है। अब नेक्स्ट वही स्टूडेंट्स मतलब हम लेके चलेंगे जो कि अपनी फील्ड के रिलेटेड सीरियस हैं। तो इतनी मतलब नॉन सीरियसनेस जो देखी है हमने, हाँ हमने तो समझा था मतलब बच्चे हैं, चले प्यार से समझ जाएंगे या कुछ भी। हमें तो कुछ नहीं चाहिए था, ना कुछ इस तरह का था सीन। हाँ बट खैर, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। बाकी जो जिसको जैसे लेके चले। हम नेक्स्ट अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, और ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट क्लास है। लास्ट अर्ब हमारी है इलायची। तो इलायची के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इलायची के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा, इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है, क्योंकि ये दो इकसाम की होती हैं, एक छोटी इलायची कहलाती है और दूसरी बड़ी इलायची। तो जो स्मॉल इलायची होती है उसको ट्रू इलायची कार्डिमम भी बोला जाता है, ग्रीन कार्डिमम भी बोला जाता है, और या स्मॉल कार्डिमम भी बोला जाता है। ये नाम है इसके स्मॉल इलायची के, यानी कि जो छोटी इलायची होती है, और बिग इलायची को बिग कार्डिमम का नाम ही दिया जाता है। उर्दू में इसको छोटी और बड़ी यानी कि इलायची कलां बड़ी इलायची को बोलते हैं, और इलायची खुर्द जो होती है वो छोटी इलायची को। फारसी में पर्शियन इसका नेम बोला जाता है, वो बोला जाता है हिल बोआ। हिल बोआ, ये दूसरी हाकी वाली और दूसरी। तो अरेबिक में इसको काकला का नाम दिया जाता है। इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है अभी तक वो माना जाता है अल्फा टर्पनाइल एसीटेट। ये इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि मोस्टली देखा जाता है। और बोटेनिकल अगर हम नेम देखें तो दोनों का मुख्तलिफ है। जो पहला लिखा हुआ है ओमम ओमम सबलेटम, ये पहला है, यानी कि जिसे इलायची कलां का नाम दिया गया या बड़ी इलायची, उसका साइंटिफिक नेम है। और सेकंड है एलिटेरिया कार्डिमम, यानी कि छोटी इलायची, इसका साइंटिफिक नेम है। और जो इनकी फैमिली है वो जिंगीबरेसी ही है, ठीक है। और इनका पार्ट यूज़ आपको भी पता है कि वैसे तो फ्रूट होता है, लेकिन उसमें से भी आप सीड को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और वो यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं, लाइक टर्पिनोल भी होता है, मेरिसिन, लेमोनिन, मेथोन, फिमोल, स्टार्च यानी कि नशास्ते जितने भी होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो भी होते हैं, और टैनन, फ्लेवोनाइड्स वगैरह, अल्कनोइड्स, ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन मेन जो था वो मैंने बता दिया, अल्फा टर्पिनाइल और एसीटेट, ये इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि माना जाता है। अगर हम अब इसकी बात करें कि टाइप्स ऑफ कार्डिमम कितनी हैं, दो इकसाम की होती हैं, ठीक है। एक छोटी इलायची, अब इसका जो टेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है। टेस्ट दोनों का बिटर होता है, पुजेंट स्मेल की होती हैं, यानी कि तल्ख होती हैं थोड़ी, ठीक है, और पुजेंट स्मेल रखती हैं। बट जो छोटी इलायची होती है ये थोड़ी मोर प्लेजेंट होती है, यानी कि ज़्यादा खुशबूदार या मरगूब होती है, खुशबू इसकी अट्रैक्टिव होती है बनस्बत बड़ी इलायची की। ये नीचे दिखाई गई है, यानी कि जो उसका अगर पोस्ट देखेंगे, बैरूनी हिस्सा अगर देखेंगे तो वहाँ से शिनाख्त हो जाती है इसकी कि थोड़ा ग्रीनिश टाइप की होती है ये, ठीक है, सब्ज़ी माइल किस्म की छोटी इलायची। और बड़ी जो होती है वो सुर्खी माइल किस्म की होती है, उसका जो बैरूनी पोस्ट होता है। लेकिन अगर हम अंदरूनी उनके बीज को देखें, सीड्स को, तो उनकी अगर शनाख्त करनी, वो दोनों के सेम ही होती हैं, स्याही माइल की तरफ होते हैं दोनों के सीड। और ये फोर्थ जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये इसका जो प्लांट है, यानी कि ग्रीन जो आपकी इलायची है उसका, वो दिखाया गया। नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें कि स्पेसिफिक इसके एक्शन क्या हैं, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसके ओरिजिन और अबाउट इंसर्शन हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो
बहुत पुरानी मिलती है। इंडिया में भी ये इंपोर्ट की गई थी इंडोनेशिया से, यानी कि इसकी जो मोस्टली हिस्ट्री मानी जाती है वो नेपाल और इंडोनेशिया से ही इसको देखा गया, ये इजिप्ट से, और वहाँ से ये इंडिया में आई। फिर इंडिया से सब कॉन्टिनेंट और बाकी बरआज़म और पूरी वर्ल्ड में ये क्या की गई, फैल गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हुआ और हर जगह इसको उगाया जाने लगा। जहाँ जहाँ जो जो इसके लिए मुनासिब लैंड देखी गई या जो टेम्परेचर था इसका वो देखा गया। अब इसकी रिसर्च अगर देखी जाए तो 2022 में 2022 की रिसर्च के मुताबिक इसकी प्रोडक्शन एनुअल कितनी हुई है 2022 के अंदर ही मुख्तलिफ है। इंडिया इंडोनेशिया, इनकी जो इंडिया में है वो तकरीबन 40,000 टन के इक्वल है, ठीक है। और पूरी अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रोडक्शन है कितनी एनुअल 2022 के अकॉर्डिंग, तो वो 1,38,888 टन के इक्वल ये मतलब इसकी प्रोडक्शन हुई, कल्टीवेट किया गया इसको और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इससे काम लिया गया। अब इसकी कुछ चीज़ें बताई गई हैं नीचे, अगर आप कल्टीवेशन इसकी करना चाहिए, लाइक जिस तरह बिजनेस एक आइडिया होता है, तो इसकी कल्टीवेशन जब की जाती है या तो राइजोम इसके इब्तदा में कल्टीवेट किए जाते हैं, बोए जाते हैं, या फिर सीड वगैरह इसके यूज़ किए जाते हैं। फिर इनका फ्लावरिंग सीज़न जो आता है वो अप्रैल टू मई आता है, फिर ये फूलते हैं, थोड़े स्वेलिंग में आते हैं, ठीक है। तो वो सीज़न इनका अगस्त और सितंबर वाला होता है। फिर उसके बाद ये एक का मतलब जो राइपनिंग सीज़न होता है, यानी कि पीक पे जब ये बिल्कुल पक चुके होते हैं, ठीक है, अपने दरख्तों पे, तो वो अक्टूबर नवंबर। बाद का फिर ये होता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं या टेम्परेचर का कभी कभी इशू आ जाता है, सर्दियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं इस मंथ में, तो दिसंबर तक इसको लेके जाया जाता है। फिर एक मंथ डिले करके दिसंबर तक या दिसंबर के लास्ट पे जाके इसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। इसके बीज उतारे जाते हैं, सीड वगैरह। फिर इसको 2-3 दिन तक क्या किया जाता है कि लैंड पे बिछा दिया जाता है, ठीक है, ज़मीन पे। ऊपर कोई मैट वगैरह रख दी जाती है, इनडायरेक्ट हीट दी जाती है, सूरज की डायरेक्ट हीट नहीं मिलती इसको, ठीक है। इसको ड्राई करने के लिए 3-4 दिन इसको धूप में रखा जाता है, फिर ड्राई की जाती है और फिर मार्केट में इसको भेजा जाता है। अगर हम अब इसकी बात करें कि टेम्परामेंटल इफ़ेक्ट की, तो इसका जो टेम्परामेंट है वो वेट एंड हॉट माना जाता है, ठीक है। मोस्टली जो ज़्यादातर अथेंटिक अभी तक है वो वेट एंड हॉट है, और बहुत सारी जगहों पे इसका जो टेम्परामेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा वो गर्म मिलेगा, खुश्क। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी दलीलें हैं कि ये वेट एंड हॉट क्यों है, और ये जो वो बताते हैं कि गर्म खुश्क इसका टेम्परामेंट बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी आपको जो तिब की बुक्स मिलेंगी उसमें ज़्यादातर वही लिखा होगा, लेकिन वो रॉन्ग है। करेक्ट इसका जो टेम्परामेंट है वो वेट एंड हॉट है। इसके पीछे वजूहत हैं बहुत सारी, क्योंकि जो इलायची है जब ये बॉडी के अंदर जाती है, इसकी खासियत है ये थिननेस यानी कि थिक से थिन में चीज़ें कन्वर्ट करती है, ठीक है। ब्लड के अंदर ये रिकत पैदा करती है, उसको पतला करती है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर लताफत लाती है, यानी कि डेलिकेसी ब्लड की वो मेंटेन करवाती है। थर्ड इसमें चीज़ होती है एक सिलिनाइटी, ठीक है, वो इसमें पाया जाता है। सिलिनाइटी मतलब खारीपन। खारी वैसे नमकियात को बोला जाता है, जिस तरह जिस समंदर का पानी होता है वो खारा होता है, नमकियात। तो ये बॉडी के अंदर नमकियात की इम्बैलेंस या नमकियात को पैदा करती है ब्लड के अंदर, ये 3 चीज़ें पैदा करती है। अब इसके पीछे वजूहात ये है, वजह ये है कि ये क्यों गर्म खुश्क नहीं है और ये क्यों इसका टेम्परामेंट एग्जैक्ट वेट एंड हॉट है। याद रखिएगा, जिस दवा और ग़िज़ा के अंदर सेलेनाइटी की प्रॉपर्टी हो या खारीपन ज़्यादा हो वो अपने अंदर रखे और तुर्श ना हो, खट्टी ना हो, वो हमेशा वेट टेम्परामेंट की होगी, ठीक है। वो हमेशा वो दवा हो या ग़िज़ा हो जो भी हो वो वेट टेम्परामेंट की कैटेगरी में आती है, जिसके अंदर खारीपन ज़्यादा हो, सेलेनाइटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो और उसके साथ साथ तुर्श ना हो वो, ठीक है, खट्टी ना हो, वो हमेशा वेट टेम्परामेंट में आती है। बट इसके बरक्स अगर देखा जाए, जो गर्म खुश्क अद्वियात या ग़िज़ा हो कोई भी, ठीक है, वो हमेशा खारीपन कम होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा वो तुर्श भी होती हैं और वो हीट पैदा करती हैं और वो सफरा पैदा करती हैं, हॉट टेम्परामेंट वाली जो ड्रग्स होगी आपने पढ़ा है। लेकिन ये इलायची जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये कभी भी येलो बाइल पैदा नहीं करती, ना ही ये सफरा पैदा करती है, ठीक है। अगर ये सफरा पैदा करती
या इसके अंदर सेलेनिटी कम होती, ये तुर्श होती, तब हम मानते कि ये हॉट टेम्परामेंट में हम मानेंगे इसको हॉट। तो ना तो ये सफरा पैदा कर रही है, ना ये सदा की कमी या ज्यादती को मतलब बढ़ा या कम कर रही है, उसको भी मेंटेन किया हुआ है इसने, उस पर कोई इफेक्ट ये नहीं रखती। इसलिए ये वेट एंड हॉट टेम्परामेंट की जो है दवा भी है, ग़िज़ा भी। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, यानी कि छोटी इलायची को देखें या बड़ी इलायची को, इनके अगर टेम्परामेंट को देखा जाए तो दोनों जो है आसाबी गुदी है, ठीक है, पहले टेम्परामेंट की। अब वेट एंड हॉट है, और ये याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं। अब एक चीज़ याद, मैं यहाँ पे तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ, ये नीचे लाइन भी लिखी है कि आसाबी गुदी है, तो इसका मतलब ये ब्लड के अंदर जब जाती है तो तीन चीज़ें होती हैं, आपके तीन टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तीन किस्म के, ठीक है। उनमें एक नर्वस टिश्यू होता है, एक ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, और एक मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये जब भी जाती हैं बॉडी के अंदर, जो आसाब होते हैं या जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनको मुहर्रिक करती हैं, उनके लिए ये मुहर्रिक हैं, टॉनिक है, या उनके लिए स्टिमुलेट हैं, ये स्टिमुलेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जब अगर एक ट्राइंगुलर बनाई जाए, यानी कि फर्स्ट पे हम आसाब रखें, एक साइड पे हम उजलात को रखें यानी कि मस्कुलर सिस्टम को, और एक साइड पे अगर हम ग्लैंडुलर सिस्टम को रखें, आपके गुदद को, तो याद रखिएगा जो पहली चीज़ होती है, लाइक अगर हम आसाब से शुरू कर रहे हैं अपर पार्ट ऑफ ट्राइंगल से, तो वहाँ पे आसाब है, वो अगर तहरीक में है तो उससे अगला जो पार्ट होगा यानी कि उजलात, वो आपके क्या करेंगे, हमेशा तस्कीन में जाएंगे, और जो उससे पिछले वाला पार्ट होगा वो हमेशा आपका तहलील में जाएगा, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी की बात की गई है। हाइपर एक्टिविटी से मुराद तहलील हो जाना, और हाइपो एक्टिविटी से मुराद वो तस्कीन में चला जाता है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, या वो वर्किंग जो होती है उसकी वो कम होती है। या ऐसा समझ लें, हाइपर एक्टिविटी तभी होती है जब उस साइड पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, और हाइपर एक्टिविटी तब होती है जब उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, और हाइपो एक्टिविटी तब होती है जब उस ग्लैंड, उस आर्गन सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो कम किया कर दिया जाए, ठीक है। तो इन तीन चीज़ें यानी कि ये आसाबी और गुदी, यानी कि जो आसाब होते हैं वो मुहर्रिक होते हैं, इसमें तहरीक मिलती है उससे इसको, और जो मुहल्लिल होते हैं यानी कि जो हाइपर एक्टिविटी की तरफ जाते हैं वो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है यानी कि गुदद वाले होते हैं, और जो उजलात होते हैं मस्कुलर सिस्टम जिससे कनेक्टेड होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी यानी कि तस्कीन में चले जाते हैं। ये इसका ओवरऑल जो है वो टेम्परामेंटल इफेक्ट माना जाता है कि किस तरह ये बॉडी के अंदर क्या क्या वर्क कर रहे हैं, क्या टेम्परामेंट पे ये इफेक्ट डाल रहे हैं, और किस तरह कौन से ये सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और कौन से को तस्कीन में ला रहे हैं, हाइपर, हाइपो और नर्वस सिस्टम। ये आई होप आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। और इसी तरह हर हर्ब का अपना टेम्परामेंटल इफेक्ट होता है, इसी तरह वो एक्टिवेट करता है हर चीज़ को। जिस तरह मैंने ये लास्ट लाइन लिखी है, इट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड हाइपो एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। ये तीन चीज़ें मानी जाती हैं इसके अगर टेम्परामेंटल इफेक्ट को देखा जाए। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जोन सी स्पेसिफिक इसकी एक्शन क्या है। पहली बात कि ये नर्वस टॉनिक है, ना कि ये हार्ट टॉनिक है, ये याद रखिएगा। ये ब्रेन टॉनिक है, ये आसाब के लिए मुहर्रिक है, ना कि ये आपके जो मस्कुलर सिस्टम है उसके लिए मुहर्रिक है। ये नर्वस सिस्टम के लिए मुहर्रिक होता है, उसके लिए टॉनिक होता है, ठीक है। और इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, डाइजेस्टिव पावर है, हाजमा इसका है, बट उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं। एक आएगा आगे प्लस पैबो, यानी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग मानी जाती है हमारी बहुत सारी बुक्स के अंदर तिब की, हम इस्तेलाहात ही गलत करते हैं तिब की, ठीक है। उसकी टर्म्स की इस्तेलाहात गलत करने की वजह से हम जो इसके जो फ़वाइद होते हैं या इनके जो ख्वाइस यानी कि करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर हर्ब की, हम उसका गलत मतलब ले लेते हैं, ठीक है। मैं उसको एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझाऊंगा ये किस हालत में डाइजेस्टिव पावर रखती है, या किस हालत में ये हाजमा सही करती है या हाजिम है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ये एंटीमेटिक है, ठीक है, कै मतली इस चीज़ों को रोकती है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। उसके अलावा ये अगर बॉडी के अंदर तेजाबियत बढ़ी हुई हो, रतूबात नहीं, सक्रीशंस अगर बढ़ी हुई हो, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर ये हाजमा, अगर आप कहेंगे ना ये हाजमे के लिए ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाजमे की कंडीशन में जब बॉडी के अंदर हाजमा तब ख़राब हो जब तेजाबियत ज़्यादा हो, जब गैस ज़्यादा बन रही हो, ठीक है, एसिडिटी ज़्यादा हो। तेजाबियत अगर ज़्यादा हुई तब आपने अगर इसको यूज़ करवाया तो तब आपका ये हाजिम कहलाएगी।
अगर बॉडी के अंदर आपको बिला कोई आपने डायग्नोज किए सिक्रीशंस ऑलरेडी ज़्यादा थी, और दूसरी बात ये याद रखिएगा ये सिक्रीशंस को पैदा करती हैं, ये मुअल्लिद रतूबात कहलाती हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर हर सिस्टम से ये जैसे ही शुरू होती है इसको चबाना मुंह से लेके आखिर तक, यानी कि जो हाजमे की अगर आप देखें डाइजेस्टिव पावर, मैंने पिछली लेक्चर में पढ़ाया था, मुंह से लेके आपके जो एनएस है, इवन कि जो आंते हैं इंटेस्टाइन तक का डाइजेस्टिव पावर या डाइजेशन चल रही होती है। ठीक है, वहां तक ये रतूबात खारिज कर रही होती हैं। अगर बॉडी के अंदर पहले ही रतूबात ज़्यादा हुई और आपने इलायची को दे दिया, हाजमा ख़राब हुआ रतूबात की वजह से, तो मरीज़ बजाय ठीक होने के और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये हाजमा तो ठीक करेगी नहीं और ख़राब कर देगी जाके। एक कंडीशन में जब हाजमा तेजाबियत की वजह से हो तब ये ठीक करेगी, रतूबात अगर ज़्यादा होंगी तब आपने दी तो ख़राब कर देगी। हाँ, रतूबा इसमें एक कंडीशन होती है कि ब्रेन का यानी कि जो आसाब हैं वो मुहर्रिक होने चाहिए, उसके साथ साथ जो रतूबात हैं यानी कि जो सिक्रीशंस हैं वो लो होनी चाहिए, वो ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, वो लोएस्ट में मतलब स्क्रीट हो रही हो, एक्सक्रीट आउट, तो उस कंडीशन में अगर आप हाजमे में देंगे तो तब ये हाजिम कहलाएगी, अदरवाइज ये नुकसान देगी आपको। ठीक है, इसी तरह ये एंटी इन्फ्लामेटरी है फॉर गैस्ट्राइटिस, जिस तरह मैंने बता दिया, और एंटी स्पाज्मोडिक है यानी कि जो दर्द शिकम होता है, यानी कि जो पेट का दर्द होता है या जो मरोड़ उठते हैं उसके लिए भी अच्छा वर्क करती है। एंटीबायोटिक है यानी कि दिफाए बुखार, ठीक है, बुखार को ये करते क्यों, क्योंकि इससे जो हीट होती है वो कम करती है, ये बॉडी के अंदर हरारत को दफ़े करती है और बुखार को बाहर निकालती है बॉडी से। उसके अलावा ये अच्छी डायरेटिक है और अक्सर मानी जाती है, जो जिगर होता है और गुर्दे होते हैं उनके लिए ये अक्सर होती है, दरार मानी जाती है। हिपैटोप्रोडक्टिव भी है यानी कि लीवर के लिए भी अच्छा काम करती है, और उसके साथ साथ जो नेफ्रोटिक आपका सिस्टम है, नेफ्रो यानी कि जो किडनी का जो है उसके लिए भी ये प्रोटेक्टिव होती है, डायरेटिक भी किसी हद तक है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस करती है ये सेक्रीशंस को, इसका हाई फंक्शन यही है बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, और ब्रेन टॉनिक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, और एंटी एसिडिक भी होती है क्योंकि ये तेजाबियत को कम कर रही होती है, इसीलिए ये एंटी एसिडिक भी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आती है इसके कौन कौन से सिंगल यूजेस हैं। सिंगल अगर हम यूजेस की बात करें तो पहला ब्रेन टॉनिक है, और जैसे ही हम इसको मुंह में रखते हैं, चीविंग यानी कि चबाना शुरू करते हैं, तो चबाते ही जो माउथ के अंदर 3 सिस्टम होते हैं मस्कुलर। अब एक बात याद रखिएगा कि ब्रेन के अंदर सिर्फ नर्वस टिश्यूज नहीं है, वहाँ मस्कुलर भी है, ग्लैंडुलर भी है। हर सिस्टम के पास 3 टिश्यूज हैं, और कुछ उनमें से मैंने बताया कि हर प्रॉपर्टी एक डोमिनेंट होता है, फिर कुछ लेस होते हैं प्रोमिनेंट। डोमिनेंट वाली ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। अब माउथ के अंदर ये जब जाता है तो माउथ में जो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है या ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, उनमें से उनकी सिक्रेशंस को ये एक्टिवेट कर देता है। रतूबात यहीं से ये शुरू कर देता है खारिज करने। ठीक है, जो गुदद की रेशे होते हैं, गशे, ठीक है, जो गुदद वाले ग्लैंड्स गुदद होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है ग्लैंडुलर सिस्टम्स हो, और वहाँ से ये सेक्रेशंस पैदा करना शुरू कर देते हैं। फिर ये कार्मिनेटिव भी कहलाती है। ठीक है, लग्जेटिव के तौर पर भी काम कर रही होती है ये। ठीक है, और सीडेटिव भी होती है यानी कि जो मुसक्किन होती है वो है। टॉनिक है, टॉनिक किसके लिए, ब्रेन टॉनिक, नॉट हार्ट टॉनिक। इसी पे ये याद रखिएगा, ये मैं अभी जाके ना आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आने वाली है कि किस तरह हम इसके अंदर जो तिबी इस्तिलाहात होती हैं उनको मिक्स करते हैं, और उनकी वजह से धोखा खा के हम गलत अद्वियात प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और उनकी वजह से हमारा बजाय पेशेंट ठीक होने के उल्टा नुकसान में जाता है। स्टिमुलेंट है, लेक्सेटिव है, एंटी डायरियल है। ठीक है, उसके अलावा एरोमेटिक है यानी कि अरोमा इसका अच्छा होता है, खुशबू होता है, चबाते हैं ना मोस्टली लोग, तो मतलब मुंह का जो जायका है वो अच्छा रहे, ठीक है, खुशबू है। और थेराप्यूटिक भी ये काम कर रही होती है। ये इसके ओवरऑल सिंगल यूजेस माने जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसके कंपाउंड यूजेस क्या हैं, ये ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेगरेंस के लिए यूज़ हो रही होती है। आप जानते हैं हम चाय जब बनाते हैं तब डालते हैं, फ्रेगरेंस के लिए अच्छी खुशबू है। कॉफ़ी वगैरह में यूज़ की जाती है, फ्लेवरिंग एजेंट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, थेराप्यूटिक भी है। इसके रोगन इलायची भी होता है इसका, ठीक है, जो ऑयल आता है इसका सेंशुअल ऑयल बनता है रोगन इलायची, वो होता है। कंपाउंड यूज जवारिश आंवला, ठीक है, मार्केट की प्रोडक्ट है, उसमें भी ये होती है इलायची। जवारिश आंवला जो होती है ये मोस्टली ब्रेन टॉनिक है। ठीक है, और ये ब्रेन टॉनिक है, लीवर के लिए भी अच्छी होती है। बाकी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसी तरह जो जवारिश अनारीन है, अनारीन, तो ये जो होती है
ये मोस्टली दी जाती है जब ये मतलब इफेक्टिव जो होती है इसमें भी इलायची होती है, ठीक है। तो अब इसका जो फंक्शन होता है ना, मोस्टली देखा गया जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं ना, उनके अंदर अगर वोमिटिंग क्या मतलब उल्टी की कैफियत हो, तब उस कंडीशन में ये दिया जाए तो अच्छा वर्क करती है और उनकी जो उल्टियाँ होती हैं वो रोक देती है। ये जवारिश अनारिन यूज़ करते हैं। और दवाउल मिस्क ये भी मार्केट में मौजूद है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब इसमें दोनों इलायचीज़ हैं, बड़ी भी है, खुर्द भी है और कलां भी है, दोनों, ठीक है। अब ये वाइटल एनर्जी जो वाइटल आर्गन होते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन, हालांकि इसका फंक्शन वो नहीं है। अगर देखा जाए प्रैक्टिकल तो वो फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करती जो इसको ऊपर लिखा गया है मार्केट करने के लिए, हरगिज वो फंक्शन नहीं है इसका। लेकिन ये वाइटल एनर्जी के लिए मतलब अच्छी है, टॉनिक देती है उनको, ठीक है। और बाकी ये अफ्रोडाइजिक के तौर पर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं मार्केट में, क्योंकि इसकी मार्केट ही ऐसी की गई है, हालांकि इसका कोई उसमें अमल दखल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आर के अंबर है, ये भी मतलब कंपाउंड यूजेस में आती है, यानी कि कंपाउंड फार्मूलेशन है जिसमें इलायची यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये ग़िज़ा में भी यूज़ होती है, दवा में भी है, एज अ दवा थेराप्यूटिक भी है, ठीक है। उसके अलावा ये गरम मसाला आपको होता है उसमें, उसके अलावा पान उसमें ये डाली जाती है, ठीक है, ताकि अरोमा उसकी अच्छी है, अरोमेटिक के तौर पर ये यूज़ की जाती है मार्केट में। या बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं उस सब में जायका लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसको कोरिजेंट और टेंडेडियम की बात करें तो उसमें ये होता है कि मुसले जो होता है इसकी इस्लाह करने वाला और टेंडेडियम हनी यूज़ किया जाता है, या इलायची है, कलां। अगर खुर्द है तो उसका कलां होगा, अगर कलां है तो उसका खुर्द होगा, ये अल्टरनेटिव होते हैं। उसके अलावा ये तबाशीर जो होती है, सफ़ेद, वो भी यूज़ की जाती है मुसले के तौर पर। उसके अलावा टेनेडियम में भी इलायची खुर्द यूज़ की जाती है कलां के तौर पर, और कलां यूज़ की जाती है खुर्द के तौर पर, ठीक है। और इसी तरह हब्बे बिलसान ये यूज़ की जाती है, ये भी होती है। और ये टेनेडियम मुतबादिल जो होता है इसका टेनेडियम, उसके लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बताई कि ये पीछे मैं पढ़ा के आया हूँ आपको, सिंगल यूज़ अगर देखें तो मैंने कहा ये डाइजेस्टिव थी, इधर मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ जी, ये देखिए मैंने कहा था डाइजेस्टिव पावर है, यानी कि हाजिम कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा था ये टॉनिक है, ठीक है, मुकव्वी है, बा भी कहलाती है। और उसके अलावा ये मुसक्किन है, यानी कि जो टॉनिक होती हैं या जो सिडेटिव का अमल रखती हैं, ये यहाँ पे लाइन लिखी थी, ये सिडेटिव जो मुसक्किन होती हैं, टॉनिक होती हैं। अब इन दोनों टर्म्स में बहुत सारी इख्तलाफात वो चीज़ें पाई जाती हैं। अब दोनों चीज़ों को समझे, हाजिम और मुफर्रे, यानी कि फ़रद बख्श जो आपको मुसक्किन कहलाती है, और मुकव्वी बाज होती है, वो क्या चीज़ है, मुकव्वी टोनिक क्या है। अब पहली बात मैंने बताई कि हाजमा जो होता है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी तौर पर हमेशा स्टमक टोनिक ही दें। हाजमा ख़राब है तो उठाई स्टमक टोनिक और दे दी। हाजमा ख़राब है तो जो मार्केट में मिलती है आपको दवा जिसमें बेशुमार नमकियात डाले हुए हैं, उसके अंदर सेलिनाइटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चूरन बहुत ज़्यादा है, हाजमे के चूरन चूरन जो आए होते हैं मार्केट में, वो उठा के दे देंगे ये हाजमे के चूरन है, और जो मार्केट में होता है कि ये हाजमे के प्रोडक्ट्स हैं, ये स्टमक टॉनिक है। तो हर केस ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बजाय फ़ायदा करने के और नुकसान कर रही होती है हमारी बॉडी में जाके, वो हाजमा ठीक नहीं करती, हाजमे को और बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। इसके पीछे आपको पहले तो हाजमा समझना है कि हाजमा है क्या। अब पहली बात, अगर आप स्टमक टॉनिक दे रहे हैं तो किस बेस पे दे रहे हैं, क्या मतलब समझ के क्या आपने डायग्नोज बनाया है, उस बेस पे आप स्टमक टॉनिक दे रहे हैं। अब स्टमक अकेला सिर्फ सिंगल आर्गन तो नहीं है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी आर्गन है, और वो कंपाउंड आर्गन है, ठीक है, मुरक्कब अज़ा में से है। उसके अंदर तीनों सिस्टम है, उनके अंदर आसाब भी हैं, उनके अंदर उजलात भी हैं, उनके अंदर गुदत भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, नर्वस टिश्यूज भी हैं उसके अंदर, और ग्लैंडुलर टिश्यूज भी हैं, ठीक है। मानते हैं कि उसके अंदर जो मस्कुलर और ये ग्लैंडुलर है ये प्रोमिनेंट है, बट आपको पहले ये समझना चाहिए कि वहाँ पे जो एक्टिवेट है या पहले एक्टिव है वो कौन सा सिस्टम है। कहीं उसके अंदर रतूबात तो ज़्यादा नहीं है, अगर तो रतूबात ज़्यादा हुई, मैंने पहले पढ़ा दिया है, तब आपने ये दी तो आपने गलती कर दी। वहाँ पे बजाय हाजमा ठीक करने की ये उल्टा नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि पहले ही रतूबात ज़्यादा है, सेक्रीशन पहले ही ज़्यादा है, और दूसरी बात इलायची का काम ही यही है, मुअल्लिद रतूबात है, ये और सेक्रीशंस को इंक्रीज कर देती है। जब पहले इंक्रीज थी उसकी वजह से आपको मसला था हाजमे का, फिर और आपने ले ली और बढ़ा देगी सेक्रीशंस, और उस नतीजे में ये बजाय हाजमा ठीक करने की हाजमा ख़राब कर देगी, ठीक है। इसीलिए हर मिजाज को समझना, हर हार्गन की एक्टिविटी को समझना और टेम्परामेंट को समझने के बाद
उस दवा की ख्वाहिश यानी कि करेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप दवा देंगे तो वो काम भी करेगी। दूसरे नंबर पे है मुफर्रे या मुकव्वी। मुफर्रे बोला जाता है जो दिल को तस्कीन देती है, यानी कि मुसक्कन कल्ब कहलाती है, कल्ब। अब मुसक्कन कल्ब अमूमन हमारे जो हुक्मा हजरात होते हैं या हम जो यूज़ करते हैं वो क्या समझते हैं कि जो मुसक्कन कल्ब है यानी कि जो ब्रेन को यानी कि मुफर्रे है जो दिल को जो सुकून दे रही है वो ही दिल के लिए टॉनिक भी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम जब भी देते हैं, हमारा जब दिल का कोई मसला होता है, कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम है, हमने मुफर्रे को समझ लेते हैं कि ये जो है हार्ट टॉनिक है, ठीक है, ये जो मुकव्वी दिल है, मुकव्वी कल्ब है। ऐसा नहीं करना कभी भी, ये गलत प्रिस्क्रिप्शन जाती है। इस केस में ये होता है कि जो मुफर्रे होती है वो तस्कीन तो दिल को दे रही होती है, लेकिन वो टॉनिक होती है, हमेशा याद रखिएगा, ब्रेन का, ना कि दिल का वो टॉनिक होती है। ठीक है, इसीलिए कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। और इसीलिए इलायची को कभी भी ज़्यादातर हम मोस्टली मुकव्वियात में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता, और वो जितने भी मुकव्वियात होते हैं वो जब दिल चाहेगा उसका उठा के वो दिल के पेशेंट जो दिल के टॉनिक होते हैं यानी कि उसके लिए स्टिमुलेंट होते हैं, आपके जो कल्ब के लिए अच्छे होते हैं, उनको मुकव्वियात में से वो दे देंगे। ठीक है, वो समझेंगे नहीं इसमें देना क्या है हमने। इसीलिए जब भी ये मुफर्रे या ये चीज़ें दी जाती हैं, मुफर्रे का काम होता है वो जो ब्लड होता है आपका दिल की तरफ, उसमें जाके वो उसमें रुतूबत भी कम कर देती है उस साइड पे, और उसके अलावा वहां पे ब्लड भी कम कर देती है। तब वो जाके उसको तस्कीन देती है। मैंने पहले पढ़ाया तस्कीन तभी होगा जिस साइड पे ब्लड फ्लो कम होता है, और जिस साइड पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वो हाइपर एक्टिव होगा और वो टोनिक कहलाएगा। इसी तरह ये काम भी यही करती है कि जो ब्लड होता है उसका फ्लो ब्रेन आसाब की तरफ ये इंक्रीज करवा देती है। इस तरह ये ब्रेन टॉनिक कहलाती है। उसके साथ साथ ये मुसक्किन कहलाती है कल्ब का। ठीक है, उस तरफ क्योंकि ये रतूबात भी कम करवा देती है, रतूबात के साथ साथ क्योंकि बड़ी होती हैं पहले। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करती हैं कि उस तरफ ब्लड फ्लो कम करती है, सेलेनाइटी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी बेस पे ये मुफर्रे और जो मुकव्वी कलब होती है आपने कभी भी मिक्स नहीं करनी। यानी कि जो मुसक्किन है वो हमेशा ब्रेन टॉन जो हार्ट टॉनिक है वो नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपने ज़हन नशीन करनी। जो भी मुफर्रे होगी वो हमेशा ब्रेन टॉनिक होगी, नॉट अ हार्ट टॉनिक। ठीक है, मुकव्वी दिमाग तो हो सकती है, मुकव्वी कलब नहीं हो सकती वो चीज़। ये इसके दरमियान दो चीज़ें मैंने बता दी कि हाजिम और मुफर्रे के दरमियान क्या फ़र्क है। हाजिम भी बताया मैंने, जब रतूबात ज़्यादा होंगी तब आपने नहीं देनी, रतूबात कम होंगी, आसाब जो है वो आपके मुहर्रिक होंगे, हाइपर एक्टिव होंगे, उस केस में आप दे सकते हैं। या तेजाबियत ज़्यादा हो तब आप उस केस में देंगे तो अच्छा हाजमा करेगी। बाकी जिस पेशेंट को भी देंगे उसका दिल घटता शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बोझ बोझ सा फील करेगा, वो उल्टा नुकसान में जाएगा। लास्ट हमारी स्लाइड आती है कि इसकी डोजेज और एडवर्स इफेक्ट क्या है। एडवर्स इफेक्ट मैंने पढ़ा दिए पहले ही हाजमे में जिस तरह। तो डोजेज और एडवर्स इफेक्ट में देखा जाए तो जो डोजेज होती है छोटी इलायची की, स्मॉल इलायची, उसमें 500 mg से लेकर 1000 mg यूज़ कर सकते हैं पाउडर। उसके अलावा 1000 mg से 3000 आप बिग इलायची जो होती है आपकी इलायची एक कला, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्परामेंट तर मिजाज की होती है, ये वेट टेम्परामेंट होती है। इसकी जो दलील थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, समझा दी है कि जो भी ड्रग होगी वो किस तरह ये कहलाती है। अब जिनमें ज़्यादा सिक्रीशन होंगी, ये मैंने लाइन लिखी है, जिनमें सिक्रीशन पहले ही ज़्यादा हो, हाजमे की खराबी हो, उनके लिए ये नुकसानदेह है, पहली बात। फिर ऑलरेडी जिसके अंदर सेलेनाइटी ज़्यादा हो, ठीक है, उसके लिए भी ये एडवर्स इफेक्ट रखती है, क्योंकि इसका काम ही सेलिनाइटी पैदा करना है। ठीक है, सेलिनाइटी का मतलब यानी कि खारीपन अगर खून के अंदर ज़्यादा है और तेजाबियत ज़्यादा है, उस पेशेंट में अगर आप देंगे तो उसको फ़ायदा नहीं देगी, उसको उल्टा नुकसान देगी। दैट्स अबाउट टुडे लेक्चर। यहाँ तक अगर आप में से